लोग अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें कि भाई अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा और मिलाने पर अणुओं की संख्या कम या ज़्यादा हो जा रही है, तो आखिरकार हम हिमांक का अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, प्रासरण दाब हो गया, ये सब हम निकालेंगे कैसे? ये सब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या किया, एक वैज्ञानिक आ गए जिसका नाम था वान हाफ। तो वान हाफ ने क्या किया, एक गुणांक दे दिया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, ऐसा कह सकते हैं, एक गुणांक दे दिया जिसके हेल्प से, सहायता से हम किसी भी विलयन का सही अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हम गणना कर सकते हैं। चलिए, वो क्या कहने का मतलब था। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वान हाफ घटक। क्या है? वान हाफ घटक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं, बनेंगे। ठीक है, चलिए, वान हाफ घटक या वान हाफ गुणांक भी कह सकते हैं इसे और क्या कह सकते हो भाई, गुणांक। ठीक है, तो वान हाफ फैक्टर को या वान हाफ गुणांक कहिए। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो सन 1886 में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने असमान गुणों की व्याख्या करने के लिए या अध्ययन करने के लिए एक गुणांक आई प्रस्तुत किया, जिसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वान हाफ गुणांक हम कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी सन 1886 में वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, असमान अणुसंख्यक गुणों का अध्ययन करने के लिए एक गुणांक आई प्रस्तुत किया, जिसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं। तो कहोगे कि सर इसका कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, कैसे हम प्रयोग? यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, आई बराबर संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। बात आ रहा इसमें, संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन से पूर्व विलय के कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आई यानी वान हाफ गुणांक होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब कहोगे कि सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो मजा आ जाए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कहना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, NaCl। इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? NaCl है और आपने इसे है जल में घोल दिया। किसमें? जल में घोल दिया। तो ये क्या हो गया, Na+ बना लिया और Cl- बना लिया। ठीक है, अब ये हो गया NaCl मतलब वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन से पूर्व कितना है भैया, जब वियोजित ही नहीं हुआ मतलब एक ही है ना, तो यहाँ 1 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1 1 2। वियोजन के पश्चात कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, वियोजन। हाँ जी, चैप्टर शिवम यादव कह रहे हैं कि ये चैप्टर कब तक चलेगा। हाँ जी, चैप्टर आज इस टॉपिक का, ये चैप्टर का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो हम लोग कल इसके बारे में खाली हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विलयन से संबंधित, उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो सब हम लोग खत्म करेंगे, यानी कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि Na+ है और Cl- है, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो I बराबर क्या लिखोगे, तो वान हाफ गुणांक मान लीजिए निकालना है, तो I बराबर क्या है, कह रहा है ये तो वियोजन हो रहा है, तो वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, सॉरी वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कितना है, 2 है, 2 लिख लिए, बटे, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, तो वियोजन से पूर्व ये वाला है, मतलब वियोजित नहीं हुआ था, तो कितना है, 1। लिए कितना था, 1, और हुआ कितना, 2। तो 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो इतना समझो, NaCl है, Na+ में Cl- में टूटा तो 1 1 2 आयन बना, तो I बराबर 2 हो गया। I बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बात है इसमें। इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है। ठीक, अब इसे आपने जल में घोल दिया, तो ये किस में टूटेगा, Ba2+ में टूटेगा और Cl जो होगा माइनस में, यही ना होगा, और Cl की संख्या कितनी है, 2 है। तो वियोजन से पूर्व कितना लिए थे, पहले कितना लिए थे भाई, 1 लिए थे, तो कणों की संख्या यहाँ कितनी है, 1 है। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर Ba 1 है ना, और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा।
तो अगर 1/2 गुणांक i लिखना है तो क्या लिखोगे, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी हुई, यानी वियोजन होने के बाद कितना हुआ, 3 हुआ, और बटे कितना 1 है, तो बराबर 3 ही तो हुआ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे i बराबर मान लीजिए हमारे पास एसिटिक अम्ल है, CH3 है, COOH है, और इसी को अगर मैं संयोजन करा दूं, क्या करा दूं, संयोजन किसमें भाई, बेंजीन में घोल दूं। तो बेंजीन में अगर घोल देते हो तो ये कह रहा है ये तो द्विगुणित हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं द्विमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है, द्वितीयकृत हो जाता है, इसी को कहते हैं। यानी पहले देखो यहाँ पर 2 कण था, कितना था, 2 था, देखो 2 था, लेकिन ये दोनों मिलकर के 1 बना लिया, तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब i बराबर क्या हुआ, तो हम कहेंगे संयोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, और संयोजन के बाद पहले कितना था, तो कहेंगे 2। पता है इसमें, तो इसका मतलब i का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर से समझिए, एसिटिक अम्ल को जब हमने बेंजीन में घोला तो पहले कितना लिया गया, 2 अणु, ठीक है, वियोजन से संयोजन से पहले कितना लिया गया, 2, लेकिन जब इसे मिलाए संयोजन हुआ तो बना कितना, 1। तो संयोजन के पश्चात कणों की संख्या 1 बटे संयोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 1/2 हो गया। तो i बराबर कितना, 1/2, सिंपल सी है। तो इस प्रकार से अगर संयोजन और वियोजन आता है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ सकता है, वो क्या, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर कहेगा कि मान लीजिए यदि इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं ना, यदि i बराबर कितना हो जाए, तो कह रहा है यदि i बराबर 1 रहे, मतलब जैसे हमने ग्लूकोज ले लिया, C6 ले लिया, PH12 ले लिया, O6 ले लिया, जल में घोल लिए, तो जल में घोले तो C6H12 O6 यानी ग्लूकोज ही रह गया, वो टूटा थोड़ी ना। तो इसका मतलब इसमें पहले 1 था, बाद में भी था 1। इसका मतलब क्या है कि i बराबर संयोजन से के पश्चात या वियोजन के पश्चात 1, और यहाँ पे बटे 1 कितना हो गया, 1 क्या आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर i का मान 1 है, मतलब ना तो संयोजन हुआ है ना तो वियोजन हुआ है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है। यदि 1/2 गुणांक का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो मतलब विलेय के कणों का ना तो संयोजन होगा और ना ही वियोजन होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि यदि i बराबर 1 है तो विलेय का ना तो संयोजन होगा, ना तो संयोजन और ना ही वियोजन होगा, और ना ही वियोजन होगा। क्लियर हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है यदि i का मान ज्यादा हो जाए 1 से। तो i का मान ज्यादा कब हो सकता है, तो जैसे हमने कहा कि नमक ले लो भाई, नमक NaCl है, इसको तोड़ लो Na+ में Cl- में, ठीक है। तो i का जो मान था, तो i बराबर कितना होगा, तो जब टूटा तो भैया 1 इसका बना, 1 इसका बना, 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 बटे पहले कितना लिया गया था, 1, तो i बराबर कितना आ गया, 2, मतलब 1 से तो ज्यादा आया। तो जब भी i का मान ज्यादा होगा 1 से, तो इसका मतलब क्या होगा, विलेय के कणों का वियोजन होगा, विलेय के कणों का वियोजन होगा। बात इसमें नहीं आया, तो यहां पर लिख सकते हैं यदि i इज ग्रेटर देन 1 है तो विलेय के कणों का क्या होगा, वियोजन होगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि यदि i का मान क्या हो जाए, कम हो जाए 1 से, तो कम तभी हो सकता है जब क्या हो जाएगा, जुड़ जाए, संयुक्त हो जाए, संयोजन हो जाए। तो कह सकते हैं तो
है तो विलेय के कणों का संयोजन होता है। विलेय के कणों का संयोजन होता है। अच्छा ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अच्छा कुछ चीज़ें और भी इसमें आती हैं, वो अभी तक आपके बोर्ड में तो नहीं आया है, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्या है, ये कुछ फार्मूले हैं, ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आई है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अणुभार के टर्म में पूछता है। किसके भाई, अणुभार के टर्म में पूछता है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या लिखोगे, समान अणुभार, समान मतलब जो समानतः दिया होता है, बटे प्रेक्षित अणुभार, बटे क्या लिखोगे, प्रेक्षित मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है ना, जो आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है उसका अणुभार। तो आई बराबर समान अणुभार बटे क्या है, प्रेक्षित अणुभार। तो ये आपका अणुभार वाला से रिलेटेड फार्मूला हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक और फार्मूला ये याद रखेंगे, अभी आपके बोर्ड में तो नहीं आया है, लेकिन हो जेईई मेंस में, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। कह रहा है यदि आई बराबर है तो पाई जो है, पाई मतलब प्रासड़ दाब, तो ये हो गया प्रेक्षित। तो प्रेक्षित का मतलब ये हो गया ऑब्जर्व करना, प्रेक्षित का मतलब जो आपने प्रयोग किया है, इसको कहेंगे ऑब्जर्व। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा ओबीएस, है ना, ओबीएस लिखा होगा। और यहाँ समान मतलब जनरल, यानी कैलकुलेटेड कह सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटेड। तो यहाँ कह सकते हैं कि प्रेक्षित बटे क्या होगा आपका, यानी प्रासड़ दाब जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, आपने निकाला हुआ, यानी प्रेक्षित करके मतलब आपने प्रैक्टिकली जो निकाला हुआ है, और ये समानतः कितना होता है, ये हो गया। डेल्टा टीवी जो है ये भी प्रेक्षित मतलब ऑब्जर्व कितना किए हो, समानतः होता कितना है, ठीक है, ये हो गया। और अगर मान लीजिए आपका हिमांक का अवनमन दिया है तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व मतलब वही है, ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित, अवपान क्या हो गया, समान, डेल्टा टीएफ। तो ये थोड़ा सा फार्मूला है, अब इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया।